Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. So let's start with The Hindu newspaper analysis for 25th of November. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. So let's start with the discussion. The first topic that we have to discuss is about प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. Now from the name, आपको पता लग जाएगा इट इज़ रिलेटेड टू फूड, राइट. सो जिस टाइम कोविड-19 का पैंडेमिक इंडिया में आया था, उस टाइम उससे फाइट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक पैकेज स्टार्ट किया था, पैकेज को अनाउंस किया था, दैट इज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज. इसके अंदर जो पुअर लोग हैं उनको पुअर्स को प्रॉपरली पैंडेमिक फाइट करने के लिए फूड, वैक्सीन एंड हेल्थ केयर वगैरह इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस की गई थी. उसके अंदर जो फूड से रिलेटेड जो स्कीम था दैट इज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है. इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में जिस टाइम अप्रैल मई और जून ये वो टाइम था जिस टाइम कोविड का पीक चल रहा था, तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ 3 महीनों के लिए अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो राशन होल्डर जो राशन कार्ड जिनके पास है उसको इसके अंदर खाना मिलेगा, ठीक है. इसके अंदर कुछ न कुछ वो मिलेगा, ग्रेन्स वगैरह मिलेंगे. उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया अप टिल नवंबर 2020 बिकॉज कोविड खत्म नहीं हुआ था, कोविड लगातार इंक्रीज होता जा रहा था, इसलिए इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था. उसके बाद अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने इसको फिर से रीस्टार्ट किया, इसको बंद करने के बाद फिर से रीस्टार्ट किया. एंड अगेन अभी अभी ये नवंबर 2020 में ख़त्म हो जाने वाला था, नवंबर 2020 का लास्ट वो था, लेकिन इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है 4 महीनों के लिए, यानी कि मार्च 2022 तक के लिए अब ये रहेगा, ठीक है. इसलिए ये न्यूज़ में है बिकॉज इसको फिर से रिन्यू किया गया है मार्च 2022 तक के लिए. नाउ इसके अलावा द स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग ईच पर्सन, हर एक पर्सन को हु इज कवर्ड अंडर द NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. हमारे अंदर हमारे इंडिया के अंदर एक लॉ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि हंगर से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड काम करते हैं. जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपरली खाना वगैरह पहुंचाने का ये एक्ट है. सो NFSA 2013 के अंदर ये बोला गया था, देखिए PDS जो है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें ऑलरेडी 5 kg सब्सिडाइज फूड किट मिलते हैं. उसके अलावा 5 kg और वीट या राइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. मतलब कि देखिए 5 kg तो आपको PDS के थ्रू मिलता ही है, मतलब लोगों को जो 5 kg तो मिलता ही है, लेकिन ये उनको ₹1 या फिर ₹2 के प्राइसेस पे मिलता है. मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, ये सब्सिडाइज मिलता है, बहुत ही कम दाम में मिलता है. नाउ पॉइंट इज इसके साथ में 5 kg पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन, यानी कि फैमिली में जितने भी पर्सन होंगे उतने इंटू 5 उतना राशन मिलेगा. मतलब या तो वीट मिलेगा आपको या फिर राइस मिलेगा, ठीक है, फॉर 4 और महीनों के लिए, यानी कि नवंबर में खत्म होने वाला था बट इसको इंक्रीज करके मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है. देखिए 2020 के पीरियड जिस टाइम इसको स्टार्ट किया गया था, उस टाइम साथ में मतलब वीट एंड राइस के साथ साथ 1 kg पल्स भी दिया जाता था. पल्स मतलब होता है दाल. जैसा कि आप जानते हैं पल्सेस दे आर द नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है. ये न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा मेथड है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए पल्सेस को भी प्रोवाइड किया जाता था. 1 kg पर पर्सन प्रोवाइड किया जाता था. बट द पॉइंट इज जब इसको एक्सटेंड किया गया तो धीरे धीरे पल्सेस को हटा दिया गया इस एक्सटेंशन से, ठीक है. क्यों? बिकॉज पल्सेस को प्रोक्योर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इन पल्सेस का हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं था. अभी भी जो इसको एक्सटेंड किया गया है फिर से मार्च 2022 तक के लिए, उसमें भी पल्सेस नहीं है, ठीक है. इट इज़ ओनली फॉर वीट एंड राइस. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैड टू डिस्कस. आप ध्यान रखिएगा, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है. उसके नेक्स्ट सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट NFHS 5. सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी 5th रिपोर्ट आया है. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो 4th रिपोर्ट आया था दैट वाज वे बैक अराउंड 5 years अगो. 5 साल पहले, तो 2014-2015 में ये फाइनली ये रिपोर्ट आया था. उसके बाद NFHS 5 जो वॉज टेक्निकली 2019 में उसको आना था, ठीक है, 2019-2020 तक उसको आ जाना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड इट गॉट पोस्टपोन्ड या फिर डिलेड, एंड फाइनली 2021 में फाइनल जाकर वो अभी आया है. नाउ अगेन इसको समझने वाली बात ये है, NFHS 5 जो है ये 2 फेजेस में आया है, फेज 1 एंड फेज 2. जैसा आपको याद होगा लास्ट ईयर 2020 के नवंबर एंड दिसंबर के टाइम में इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी आ चुका है, एंड अभी इसका फाइनल रिपोर्ट यानी कि फेज 2 का रिपोर्ट आया है. नाउ जो सबसे अच्छा रिपोर्ट, जो सबसे अच्छा इंकरेजिंग डेटा है दैट इज अबाउट TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि TFR क्या होता है. अगर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन की बात समझे तो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है इट इज अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट. मतलब अगर किसी कंट्री का TFR 2.1 है दैट इज द बेस्ट TFR दैट अ कंट्री कैन अचीव. TFR का मतलब क्या है? TFR का मतलब होता है ये एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है दैट इज सस्टेन्ड ओवर अ सस्टेनेबली लॉन्ग पीरियड, ईच जनरेशन विल एक्जैक्टली रेप्लिकेट इटसेल्फ. मतलब कि देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. TFR का कंसेप्ट समझते हैं हम. अगर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन मान लीजिए फादर प्लस मदर 2, जस्ट सपोज उनके 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर इनका TFR कितना हो गया? 3. मतलब कि एक 2 की पॉपुलेशन आगे जाकर 3 का जनरेशन मतलब वो कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. तो इनका TFR हो गया 3.
लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मतलब अपने पॉपुलेशन को एक्सप्लोड होने से बचाना है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको रोकने के लिए हमें जाना होगा टीएफआर के साथ। टीएफआर का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारा जो आइडियल टीएफआर जहां पर हमें रहना है दैट इज अराउंड 2.1। मतलब एक कपल, मतलब कि जब हम टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स एंड बर्थ को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मैरिड कपल्स या फिर पॉपुलेशन से, दैट शुड कम अराउंड 2.1। ठीक है, सो हर 2 पर्सन जो है अपने आगे प्रोजेनी में सिर्फ 2.1 बंदे ही ऐड करेंगे, तो हमारा जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। मतलब अराउंड अभी $130 बिलियन है, सॉरी 130 बिलियन का पॉपुलेशन है, 130 मिलियन का, तो नेक्स्ट 130 मिलियन ही नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट पॉपुलेशन आएगी, अगर हम 2.1 से इंक्रीज हो जाएंगे तो दिस माइट इंक्रीज एंड ये 250 मिलियन तक पहुंच सकता है, जिस तरह हम जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो टेक्निकली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है ये बोलता है कि 2.1 जो है हमारा आइडियल टीएफआर है, हमें इसी के आसपास रहना है। नाउ गुड थिंग इज, इससे पहले इंडिया का जो टीएफआर था इट वाज अराउंड 2.2। ठीक है, 2.2 मतलब इसके हम जस्ट ऊपर थे। बट रिसेंटली जो हेल्थ सर्वे आया है, फिफ्थ हेल्थ सर्वे आया है, उसके अंदर ये पाया गया है कि हमने उसको फिर से डाउन पे आ गए हैं, एंड वी हैव रीच 2.0। मतलब जो 2.1 होना चाहिए हम उससे भी नीचे आ गए हैं, मतलब 2.0, मतलब वी आर डूइंग मच बेटर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं 2.1 आइडियल है, इसके नीचे रहे तो बेटर है। अगर हम 2.1 पे रहेंगे तो हम एक्जैक्टली अपने पॉपुलेशन को डबल कर सकते हैं। बट अगर हम 2.1 से नीचे रहेंगे तो हम अपनी पॉपुलेशन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। नाउ जो अर्बन टीएफआर है, यानी कि अर्बन एरियाज में 1.6 है एंड रूरल एरियाज में 2.1 है। नाउ ऐसा क्यों? देखिए, आप रूरल एरिया में देख सकते हैं कि एक्जैक्टली 2.1 है, मतलब कि जितना आइडियल है उतना ही है। वो इस बार हो गया है, पहले इससे पहले नहीं था, इससे पहले ज़्यादा हुआ करता था, बट इस साल क्या हुआ, पहली बार 2.1 पे आया है। नाउ इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज में जितने पॉपुलेशन है वो अपने आप को एक्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे नेक्स्ट हेल्थ सर्वे तक। मतलब एनएफएचएस जब तक 6 आएगा तब तक वो एक्जैक्टली अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। पॉइंट इज कि क्यों रूरल एरियाज में ज़्यादा है ना अर्बन एरियाज में कम है? देखिए, अर्बन एरिया में एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर फैमिली प्लानिंग होती है प्रॉपरली। नाउ दे थिंक ऑफ द सर्कमस्टांसिस कि अगर वो अपने अगर वो अपने फैमिली को प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर वो नेक्स्ट चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफरेंट पे जितना भी खर्चा आएगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए, ताकि वो मतलब इसके हिसाब से उसको प्रॉपरली वो कर सके। ये चीज़, ये प्लानिंग अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। इसलिए हम देखते हैं रूरल एरियाज में जो है टीएफआर ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में टीएफआर कम है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आया हो। ओके, इसके बाद देखिए, टीएफआर की बात करें, ये ओवरऑल डिक्रीज हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी है जहाँ पर टीएफआर कम नहीं हो रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये लार्ज स्टेट्स है। इसके अलावा बिहार, मणिपुर, मेघालय, ये स्टेट्स है, ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी टीएफआर कम नहीं हुआ है, अभी भी इसका टीएफआर जो है 2.1 से ऊपर है। ठीक है, देखिए इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज़, पॉइंट इज कि जितने भी रूरल एरियाज हैं जहाँ पर जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है, तो बहुत जगहों पर देखा गया था कि उसका बर्थ जो है घरों में ही किया जाता है, मतलब हाउस होल्ड बर्थ किया जाता है। गवर्नमेंट लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर अगर बच्चों का बर्थ हो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इससे मदर और चाइल्ड दोनों की जान बचाई जा सकती है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर हो गई तो। ये बोला गया है कि बहुत दिनों के बाद, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सर्वे करने के बाद फाइनली फिफ्थ हेल्थ सर्वे में ये पाया गया है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी का जो बर्थ रेट है वो इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, जितने भी रूरल एरियाज में पॉपुलेशन थी उसका 53.5% ऐसे थे जो कि मतलब हॉस्पिटल जाकर अपना बर्थ, मतलब बच्चे होते थे, लेकिन अभी इसको इंक्रीज होकर 67.7% पहुंच गया। दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, इससे हमें और ज़्यादा इंप्रूव करना है। सेक्स रेशियो की बात करें अगर बर्थ पर, ठीक है, तो देखिए सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 मेल पर कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, ये भी इस पर काफ़ी इंप्रूव हुआ है और 991 था फोर्थ सर्वे के अंदर, इस बार इंक्रीज होकर अराउंड 1020 तक पहुंच गया है। मतलब हर 1000 मेल, मतलब 1000 जो बॉय पैदा हुआ है उससे ज़्यादा 1020 गर्ल्स पैदा हुई हैं इस पर पिछले 2 सालों के अंदर। नाउ बट चिल्ड्रन हु वर इधर स्टंटेड और डिस्प्लेड साइंस ऑफ वेस्टिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है जहां पर हाइट कम हो जाती है, वेस्टिंग का मतलब होता है जहां पर वेट कम हो जाता है। वो ड्रॉप तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम ड्रॉप हुआ है, सिर्फ 3% ड्रॉप हुआ है। इस पर हमें और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। नाउ दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, यहाँ पर लो न्यूट्रिशन का जो मेन प्रॉब्लम है उस पर हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इसके अलावा वुमेन की परसेंटेज अगर हम 20 से 24 साल के बीच में देखें, जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाया करती थी, वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो गई है पिछले 5 सालों के अंदर। सो दिस इज अ गुड सर्वे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये डेटा जो है 2017 से 19 तक का डेटा है। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये डेटा भी रिसेंट डेटा नहीं है, ये डेटा है 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में, इन 2 सालों का डेटा है जो कि हमें फिफ्थ सर्वे प्रोवाइड कर रहा है, जो टेक्निकली 2019 में आ जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉपर्ली डेटा यहाँ पर जमा नहीं हो पाया, एक जगह पर जमा नहीं हो पाया, उसके कारण डेटा रिलीज नहीं हो पाया था। ठीक है, तो टेक्निकली डेटा काफ़ी पुराना है, पिछले 4 से 2 साल के बीच का डेटा है।
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन काफी लगातार बढ़ता जा रहा है. नाउ न्यूज में इसलिए है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर से पूछा है कि इफ दे आर विलिंग टू फेवर लाइफ टाइम बैन ऑन द कंटेस्टिंग पॉल फॉर पीपल कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस. कोई भी पर्सन जिसके गुनाह को मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट कर दिया है और ये बोल दिया है कि हाँ ये पर्सन दोषी है या फिर अपराधी है किसी भी चीज़ का, क्या उस पर हम लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए. ठीक है, ये सेंटर ने बोला है. इससे पहले दिसंबर 2020 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था. तो उस टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ थी ना, उसने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को. उसने बोला था कि लाइफ टाइम बैन हम नहीं लगा सकते कन्विक्टेड पर्सन के ऊपर. रीजन आप खुद ही समझ सकते हैं. ठीक है, पॉइंट इज कि मिनिस्ट्री ये बोलती है कि जो एमपीज और एमएलएज हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन. मतलब उनके पास कोई सर्विस कंडीशंस नहीं है कि मतलब दे शुड फॉलो दिस 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 एंड उसके बाद यू एमपी बन सकते हैं. ऐसा कोई भी सर्विस कंडीशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं हुआ है. दे आर बाउंड बाय देयर ओथ. मतलब इनका कहना यह है कि एक पर्सन जितना मर्जी क्रिमिनल हो या फिर जितना मर्जी करप्ट हो, ही विल कम एंड ही विल प्रॉपरली एक्सेप्ट हिज ओथ्स. मतलब जो भी ओथ लेगा उसको प्रॉपरली मतलब फुलफिल करेगा. ऐसा लॉ मिनिस्ट्री का कहना है हमारे. ठीक है, नाउ दे आर बाउंड बाय प्रोप्राइटी, गुड कॉन्शियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. मतलब वो कह रहे हैं कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा करप्ट है वो अपनी करप्शन छोड़ देगा ताकि नेशन की भलाई हो. सो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ ही सकते हैं कि क्या होगा. ठीक है, देखिए इससे पहले 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात कही थी कि ऐसे पर्सन जिनका एटलीस्ट कन्विक्शन मिल गया है, मतलब कि जिनका जो दोष है वो पूरा हो गया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ ये दोषी हैं, उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दो ताकि दोबारा कभी इलेक्शन ना फाइट कर सके. उसने ये भी बोला था कि अगर ऐसा हो गया, इट विल चैंपियन द कॉज ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जितना भी क्रिमिनलाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है उसको हटाने की ऊपर काफ़ी काम करेगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा था कि अगर बैन लग गया तो वो फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा. देखिए कैसे प्रोवाइड करेगा. मान लीजिए एक पर्सन है हु इज नॉट करप्ट एंड अ पर्सन इज हु इज करप्ट. ठीक है, अ पर्सन हु इज करप्ट ही हैज मोर मीन्स, राइट. उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा मैन पावर है, उसके पास ज़्यादा मसल पावर है, तो कंपैरेटिवली अच्छा कर सकता है इन इलेक्शन एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसके पास सब चीज़ें नहीं है. राइट, वो लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है एज कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जो जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं है. सो ये राइट टू इक्वल लेवल फील्ड नहीं मिलता है. अगर एक बंदा करप्ट हो और एक बंदा नॉन करप्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है करप्ट पर्सन जो है उसके पास ज़्यादा पैसे एंड ऑल होंगे और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा. नाउ पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है. उन्होंने बोला है इफ अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अ गवर्नमेंट क्लर्क. जैसा कि आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कंडीशन है कि आपके ऊपर कोई भी पुलिस चार्जेस नहीं होने चाहिए. राइट, आपके ऊपर कन्विक्शन नहीं होना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है. तो इट मीन्स कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन कोई गवर्नमेंट क्लर्क भी नहीं बन सकता. तो फिर एक कन्विक्टेड पर्सन पॉलिटिशियन कैसे बन सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है. राइट, ओके. इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, जो अभी भी पेंडिंग है अक्रॉस फॉर्मर यानी कि जो पहले एमपी जो एमएलएस थे एंड सिटिंग लेजिस्लेटर्स. ठीक है, जो पहले थे मतलब सोचिए वो आकर अपने टर्म को पूरा करके चले गए, बट आज तक उनका अभी तक कोर्ट जो केस था वो अभी तक पेंडिंग है. मतलब अभी तक वो कोर्ट केस कंप्लीट नहीं हुआ है. और नेक्स्ट ईयर 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऐसे पॉलिटिशियन जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं. नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है. नाउ अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट चेक करें, लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स को क्या हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई बात नहीं करता. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट द प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई भी रूल्स वगैरह नहीं बना रखे हैं. इट डज नॉट स्पेसिफाई कि क्या है जो एग्जैक्टली डिस्क्वालीफाई करेगा इन द केस ऑफ करप्शन. बट जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 है हमारा आरपी 1951, वो बात करता है, वो बताता है वो क्राइटेरियाज फॉर डिस्क्वालीफाइंग अ पर्सन फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर किसी पार्लियामेंट के इलेक्शन का जो इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन पर्सन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, फिर कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाइड है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बात नहीं की गई है. सिर्फ आरपीए 1951 के अंदर इसके बारे में बात की गई है. देखिए इस आरपी 51 के सेक्शन 8 के अंदर ये लिखा हुआ है दैट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच एन इंडिविजुअल पनिश्ड विद अ जेल टर्म ऑफ मोर देन 2 years. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको 2 साल से ज्यादा का जेल मिला हुआ है, ही कैन नॉट स्टैंड इन एन इलेक्शन फॉर 6 years. उसको 6 साल का बैन लगाया गया है आफ्टर द जेल टर्म हैज एंडेड. मतलब जब भी किसी पर्सन को जेल होगी, उसके 2 साल की अगर जेल हो गई, उसके बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. मतलब टोटल ऑफ 8 years. दैट इज द ओनली कंडीशन. बस यही पनिशमेंट मिली है कि एक पर्सन जो पॉलिटिशियन है उसको अगर 2 साल का जेल मिल गया तो वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा. दैट इज इट. मतलब दिस इज नॉट द राइट डेटरेंस. मतलब दे नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी बैंड फॉर लाइफ, ताकि वो ऐसा कुछ करने सोचे. बिकॉज बैंड फॉर लाइफ, जो अगर किसी पर्सन को लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा, दैट वुड बी अ मच मोर
डेटरेंस एज कम्पेयर टू सिर्फ 6 साल का बैन, राइट? बिकॉज 6 साल का बैन है तो उस टाइम भी वो पॉलिटिक्स में रह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में रह सकते हैं और वो आउटसाइड से, बाहर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हम लाइफ टाइम बैन लगा देंगे तो उनके पास कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं बचेगा, बिकॉज वो वापस उस पॉलिटिकल पार्टी में आ नहीं सकते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस रहेंगे नहीं, इंटरेस्ट रहेगा नहीं अपने आप को वापस आने के लिए। नाउ इसके अलावा द लॉ ऑल्सो डज नॉट बार्स इंडिविजुअल्स हु हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम from contesting elections. Therefore, the disqualification of candidates with criminal cases depends on their conviction in these cases. Now, this is very important. मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कोई एमपी या एमएलए है, ठीक है, उसके ऊपर अगर किसी ने कोई केस कर भी दिया है, मतलब किसी ने उसके अगेंस्ट कोई भी मतलब कोर्ट में केस अपील कर भी दिए, जब तक वो केस फाइनली डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब जब तक वो पर्सन फाइनली कन्विक्ट नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक कोर्ट उसको फाइनली सजा नहीं सुना देगी या फिर उसे दोषी नहीं पाएगी ना, तब तक उसको कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन लड़ने से। नाउ दिस इज अनदर थिंग, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये सही भी है कि जो पर्सन जो गलत नहीं है उसको रोकना नहीं चाहिए, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपोजिशन होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो अपने अच्छे कैंडिडेट्स को, मतलब वो सामने वाले की पार्टी के अच्छे कैंडिडेट्स को क्या करती है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देती है। बट पॉइंट इज, तो इस चीज़ को फाइट करने के लिए तो सही है, बट सेकंड तरीके से सोचना ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स भी होते हैं जो एक्चुअली करप्ट होते हैं, जिनके अगेंस्ट जो केसेस फाइल होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो जाते हैं, जब वो कोर्ट में जाते हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल होती है, तो वो डायरेक्टली किसी अपने इन्फ्लुएंस से वो कोर्ट के केस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं होने देते हैं, किसी न किसी तरीके से कोर्ट की केस लंबी खिंचती रहती है, एंड दे आर एबल टू फाइट द इलेक्शंस, राइट? वो इलेक्शन फाइट करते हैं, उसके बाद वो एमपी या एमएलए बन जाते हैं, राइट? सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट इंडिया हैज़। नाउ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, क्रिमिनल्स कितने हैं हमारे पॉलिटिक्स में। 2004 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें 24% ऑफ ऑल द एमपीज दे हैड सम काइंड ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। 2009 में, यानी कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में, अराउंड 30%, सी ये इंक्रीज हो गया। 2014 में इट फर्दर इंक्रीज 34%, इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ था, इट हैज़ ग्रोन टू 43%, यानी कि मोर देन 40% से ज़्यादा ऐसे एमपीज ऑलरेडी अभी लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए हैं हु हैव सम क्रिमिनल बैकग्राउंड इन देयर पास, यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके पास कोई ना कोई क्रिमिनल वो प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी। नाउ द पॉइंट इज, इस चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत है एट अ रैपिड पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत स्लो काम करने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट दो काम और कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो केस किया था, उसमें यहाँ बोला था कि कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, राइट, अगर वो एमएलए बन भी जाता है या फिर नहीं भी बनता है, तो कोई भी स्टेट जो है उसके अगेंस्ट, अगर उस जो भी उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा है, उसको बंद करने से पहले सबसे पहले तो हाई कोर्ट से परमिशन लेगी। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, एमपी या एमएलए, कोई भी पर्सन जो सिटिंग है या फिर फॉर्मर है, उसके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसको खत्म करने से पहले, मतलब उस केसेस को खत्म करने से पहले सबसे पहले आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर टोटल 9 पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, यानी कि जितनी मेजर पार्टीज हैं, उन सबको गिल्टी पाया गया था ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑन कैंडिडेट्स अहेड ऑफ 2020 बिहार इलेक्शन। 2020 में जब बिहार इलेक्शन हुए थे, ऑलरेडी मतलब जितने भी मेजर पार्टी से सबको गिल्टी पाया गया था, मतलब दोषी पाया गया था कि उन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्ली फाइल नहीं की थी, अपने सारे के सारे डिस्क्लोज नहीं किया था कि क्या क्या क्रिमिनल केसेस किसके अगेंस्ट पेंडिंग है, ठीक है। आई होप आप इस समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ गई हैं। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बैठाया था, वहाँ पर उन्होंने ये भी बात की थी कि एमपी और एमएलए के जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, उनको प्रॉपर्ली सुनवाई करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए एक अलग से हम कोर्ट बना देते हैं, मतलब अलग से एक ट्राइब्यूनल बनाए थे जो कि जल्दी जल्दी इस केसेस को चेक करेगा। देखिए उसके बाद 2020 में एक ऑर्डर आता है, उसमें ये बोलती है, देखिए उससे पहले क्या था, सबसे पहले तो 2019 में एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी आपके पर्सन्स होंगे, जितने भी लोग होंगे जो कि अपना कैंडिडेचर फाइल कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले जो आपको कैंडिडेचर फाइल करना होता है, उस कैंडिडेचर को फाइल करने के बाद मतलब जब भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जब भी नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब जब भी आपको कैंडिडेचर भरना है, उसके 48 आवर्स यानी कि 2 दिनों पहले आपको अपने सारे के सारे डिटेल्स देने होंगे, ठीक है। आप समझ गए, सारे के सारे डिटेल्स देने होंगे कि आपके अगेंस्ट कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है आपके अगेंस्ट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी फाइल्ड है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें अमेंडमेंट किया, उसने बोला कि 48 आवर्स अगर पहले करते हैं तो पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं चलता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द पार्टीज मस्ट मेक पब्लिक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स विद इन 48 आवर्स ऑफ देयर इलेक्शंस एंड नॉट प्रायर टू 2 वीक्स बिफोर नॉमिनेशन।
अभी तक क्या होता था, नॉमिनेशन जब होता था उसके 2 हफ्ते पहले इसको करना पड़ता था, लेकिन अभी बोला गया कि जैसे ही वो पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसे ही वो बंदा, मतलब नॉमिनेशन के टाइम में अब उसको करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले जैसे ही वो पर्सन अब मतलब सेलेक्ट हो जाएगा कि उसको पार्टी की टिकट मिल जाएगी कि हाँ उसको लड़ना है, उसी टाइम उसको इमीडिएटली ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होगी, मतलब सारी की सारी चीज़ें अपनी बतानी होंगी कि कौन कौन से क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक मोबाइल ऐप बनाने की बात की गई है, जिसके अंदर हर एक कैंडिडेट्स का जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स के अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट थैलेसीमिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ डिजीज। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो अपने पेरेंट्स से वो कोई आता है, पेरेंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड, वेयर इन द बॉडी प्रोड्यूसेस इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। नाउ आपको समझना है थैलेसीमिया में होता क्या है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। देखिए, हेमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को आरबीसी तक लेकर जाता है। आप जानते हैं जैसा कि हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आरबीसी एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑक्सीजन चाहिए लगातार मतलब बने रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जिसको जब हो जाता है तो ये हेमोग्लोबिन देखिए वो चीज़ है, हेमोग्लोबिन वो चीज़ है जो एक्चुअली यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, आरबीसी तक ऑक्सीजन जो पहुँचाता है उसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। जिसको थैलेसीमिया हो जाता है ना, वो उसका जो हेमोग्लोबिन उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस बहुत कम होता है। उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आरबीसी तक पहुँच नहीं पाते हैं। उसके कारण क्या होता है, अनीमिया। अनीमिया क्या है, अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हेमोग्लोबिन या फिर आरबीसी जो है दे आर लेस देन नॉर्मल काउंट। मतलब अगर ब्लड के अंदर आरबीसी कम हो जाए, देखिए, अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आरबीसी कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, हेमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन आरबीसी तक ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आरबीसी कम हो जाएगा, और इसी कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी थैलेसीमिया होता है इट लीड्स टू एनीमिया, ठीक है। नाउ इट इज ट्रांसफर्ड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स, जैसा हमने बात किया था ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। सो ये किसी एक पेरेंट से ये ट्रांसफर हो सकता है, हु इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। नॉर्मली डिजीज फैलता है एक से दूसरे तक, ठीक है, ड्यू टू इधर डिलीशन ऑफ पर्टिकुलर की जीन फ्रेगमेंट्स और अ जेनेटिक म्यूटेशन। या तो ऐसा हो सकता है कि जो जैसे सपोज एक्स एक्स एंड एक्स वाई का जीन हमारे हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन के हर एक जीन के अंदर। पॉइंट इज कि या तो किसी एक पर्टिकुलर उसका कोई भी की फ्रेगमेंट जो डिलीट हो जाएगा, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो प्रॉपर था, नॉर्मल था, वो डिलीट हो जाएगा, उसके कारण एक फॉल्टी जीन पहुंच जाता है, वहां पर फॉल्टी डीएनए पहुंच जाता है, उसके कारण थैलेसीमिया हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए और एक पर्टिकुलर चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए एक ऐसे जीन में जो कि थैलेसीमिया से रिजेंबल करती है, उसके कारण बच्चों को हो सकता है। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। पहला होता है अल्फा एंड दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है उसके अंदर जो अल्फा ग्लोब्यूल नाम के जो जीन्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, उसके अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और जो बीटा थैलेसीमिया है उसके अंदर जो बीटा ग्लोब्यूल नाम के जो जीन्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ थैलेसीमिया को अगर हम देखें, जैसा आपने देखा नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, आप देखिए जिसके अंदर आरबीसीज होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं रेड कलर दीज आर आरबीसीज, ठीक है। नाउ द व्हाइट कलर जो आप देख रहे हैं दीज आर डब्ल्यूबीसी, एंड जो येलो कलर के दिख रहे हैं आप दीज आर प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी। अब अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाता है तो हेमोग्लोबिन वहां तक पहुंच नहीं पाता है, हेमोग्लोबिन नहीं पहुंच पाता है तो आरबीसी जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, डेवलप नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो आरबीसी बनता तो है बट ये रप्चर हो जाता है, रप्चर मतलब टूट जाता है, ठीक है। सो अब जैसा आप देख सकते हैं सारे के सारे आरबीसी जो है वो टूटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर रप्चर्ड है, प्रॉपर्ली कोई भी डेवलप नहीं हुआ है। बट प्लीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थैलेसीमिया के कंडीशन में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी इज इंटैक्ट, प्लेटलेट्स इज इंटैक्ट, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ क्या क्या कॉजेस है जिसके कारण थैलेसीमिया हो सकता है। इट डेवलप्स व्हेन देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी इन एनी ऑफ द जीन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। कोई भी ऐसा जीन जो कि हेमोग्लोबिन बना रहा है उसके अंदर कोई भी अगर कंडीशन, कोई भी अंदर म्यूटेशन या चेंजेस आ जाए, उसके कारण जो थैलेसीमिया हो सकता है। एंड दिस डिफेक्ट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, मेनली ये पेरेंट्स से आता है, मतलब ये इनहेरिटेड होता है ज़्यादातर केस उसमें। नाउ इन एनी ऑफ द पेरेंट्स, देखिए इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, अगर किसी एक पेरेंट्स को है, द बेबी इज मोर लाइकली टू डेवलप दिस डिजीज सो कॉल्ड एज थैलेसीमिया माइनर। तो देखिए मान लीजिए जैसे ये मदर है एंड दिस इज फादर, तो अगर दोनों में से किसी एक को है तो हो सकता है कि वो थैलेसीमिया हो बट थैलेसीमिया माइनर होगा वो, ठीक है। दैट इज मतलब ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। बट अगर दोनों को ही पेरेंट्स को होगा तो डेफिनेटली है कि वो थैलेसीमिया मेजर ही होगा, तो तब वहाँ पे क्या होगा, मेजर। तो अगर किसी एक को होगा तो कंडीशन चांसेस है कि थैलेसीमिया माइनर आ जाएगा उस बच्चे के अंदर, लेकिन आगे जाकर वो कैरियर बन जाएगा, मतलब औरों को फैला सकता है। और अगर दोनों ही पेरेंट्स के हैं तो थैलेसीमिया मेजर बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो सिम्टम्स एट एन अर्ली स्टेज बट लाइकली टू बी अ डिजीज कैरियर। स्टार्टिंग जब वो बच्चा स्टार्टिंग में होता है उस टाइम कोई भी अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन क्या होता है वहाँ पर डिजीज कैरियर की तरह काम करता है, मतलब वो डिजीज को फैलाना स्टार्ट कर देता है। इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, टर्की एंड ग्रीस। जैसा आप देख सकते हैं ये कोई रेयर डिजीज नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा फैलता है।
आता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेयर डिजीज के अंदर नहीं आता, ना ही ये नेग्लेक्टेड डिजीज के अंदर आता है, ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट देखते हैं। थैलेसीमिया की क्या कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ, द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप एंड सिवियरिटी। कितना ज़्यादा थैलेसीमिया ऑलरेडी बढ़ चुका है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा। द डॉक्टर्स प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट सूट्स बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर केस। केस टू केस बेसिस पे बेसिकली डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कैसा ट्रीटमेंट देगा। जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट है, दे आर कॉल्ड एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन जो वगैरह जो दिए जाते हैं, ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ब्लड के जो चेंजेस किए जाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर फुल पूरा ब्लड जो है न्यू डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तीन मेन ट्रीटमेंट के तरीके हैं जो कि किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा फ्यू प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो भी पर्सन्स जो जिसको थैलेसीमिया है। फर्स्ट इज नॉट टू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन मिनरल्स कंटेनिंग आयरन्स। मतलब ऐसा कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं लेना है जिसके अंदर आयरन होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को नॉर्मली आयरन से दूर रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? बिकॉज जैसा हमने अभी भी देखा कि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि किसी जो डोनेट कर रहा है या फिर कहीं ब्लड बैंक से एक न्यू सेट ऑफ ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा। जब ऐसा होता है तो पेशेंट्स who go through blood transfusion obtain extra iron which a body cannot lose। अब यहाँ पर पॉइंट है कि जब एक नया ब्लड का फुल पूल अगर आएगा तो उसमें क्या होगा, साथ में जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन है, विटामिन है, ये सब के सब आएंगे ब्लड के साथ साथ। अब जब ये सब आएंगे साथ में तो पॉइंट इज कि जो ऑलरेडी जो आपके पास एक्स्ट्रा अगर आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दोगे आयरन के अंदर, तो आपकी आयरन का कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जो एक नया डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए बोला जाता है आयरन से, विटामिन से, मिनरल से दूर रखना है कुछ दिनों तक, जब तक आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह चल रहा है। तो प्रिवेंशन की बात करते हैं। Now, first of all, it cannot be prevented since it is a genetically inherited disorder। सिंपल सी बात है, अगर मदर एंड फादर की उससे आ रहा है तो आप उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। बट ये पता लगाया जा सकता है ड्यूरिंग प्री नेटल टेस्ट बिफोर बर्थ। यानी कि कोई मदर जब अपना अल्ट्रासाउंड कराती है, प्री नेटल मतलब बेबी के पैदा होने से पहले जब वो मतलब वो करती है, चेक कराती है, तो उस टाइम इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग होती है जो कि हेल्प करता है पता लगाने में वेदर पीपल हैव ऑल्टर्ड और मिसिंग हेमोग्लोबिन जीन्स दैट कॉज थैलेसीमिया। मतलब किसी पर्सन के अंदर क्या कोई मिसिंग या फिर ऑल्टर्ड जीन है, जो क्या कोई जीन है जो ऐसा जो म्यूटेट कर गया है, फिर कोई ऐसा जीन है जो चेंज हो गया है, तो ये हम पता लगा सकते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि क्या हमारे नेक्स्ट प्रोजेनी को थैलेसीमिया हो सकता है क्या। राइट, सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट लिथियम इन अफगानिस्तान। सो मेजर टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान के अंदर मेजर मिनरल्स क्या क्या है। नाउ लिथियम जो है इट इज वन ऑफ द मैनी रिसोर्सेज जो कि अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है लार्ज डिपॉजिट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी तक वो अनटैप्ड है। अनटैप्ड क्यों है आप वो समझ सकते हैं। अनटैप्ड इसलिए बिकॉज वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और कोई प्रॉपर वहाँ पर कंपनीज काम नहीं करना चाहती है एंड ऑल ये सब। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड लैक ऑफ इंफ्रा है सब वहाँ पर, जो कि इस चीज़ को अनटैप्ड है अभी तक। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइनीज कंपनी की बहुत सारी ऐसे डिफरेंट कंपनीज है जो कि अफगानिस्तान में रिसेंटली पहुंची है और स्पेशल वीजा उनको दिया गया है तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके, ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सके। इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे जा करके प्रॉपर्ली मशीन्स के हेल्प से चेक कर सके कि वहाँ पर एक्जैक्टली पोटेंशियल लिथियम प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे हैं, मतलब कितने ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स वहाँ प्रेजेंट है। नाउ डिस्पाइट ग्रोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अफगानिस्तान में जाकर काम करना चाहती है, बिकॉज वहाँ पर मिनरल्स बहुत है, लेकिन हर्डल्स भी बहुत सारे हैं, रिस्क भी बहुत सारे हैं। स्पेशली जो चाइनीज कंपनी वहाँ पर अभी गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि रिस्क बहुत है। कैसे रिस्क है कि प्रॉपर पॉलिसी टर्म्स कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, आप तालिबान गवर्नमेंट पर कितना विश्वास कर सकते हो, कितना भरोसा कर सकते हो, कोई आइडिया नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वहाँ पर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा दे एंड व्हेन टाइम कम्स टू रीप द बेनिफिट्स, उस टाइम तालिबान गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण इन कंपनी को कोई फायदा नहीं मिले। इसके अलावा सिक्योरिटी, मतलब जो पर्सन वहाँ पे काम करने जाएंगे उनकी सिक्योरिटी, इकोनॉमी कितना ही ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसे लेके जाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे, इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है जो कॉज कर रहा है, जो इन डिपॉजिट्स को अभी तक अनटैप्ड रख के रखा हुआ है। नाउ कुछ फ्रेंडली टाइज, कुछ कंट्रीज आप जानते हो जैसे अफगानिस्तान के साथ जिन्होंने अच्छा टाइज बनाने की कोशिश की है, उनमें से दो मेन कंट्री जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना है। राइट, सो चाइना जो है फ्रेंडली टाइज के बावजूद इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान माइनिंग सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग अमंग चाइनीज फर्म्स। ठीक है, चाइना के फर्म्स के बीच में अफगानिस्तान के से जो इतने अच्छे वो हैं माइनिंग सेक्टर है उसके लिए अपना उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच इन्वॉल्व्स कॉपर एंड लिथियम। तो कॉपर जो है और लिथियम जो है ये दो ऐसे मेन मिनरल्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके कारण जो है $1 ट्रिलियन की ज़्यादा की इकोनॉमी जो ऑलरेडी है इस पर्टिकुलर अफगानिस्तान के अंदर है, मतलब ऑलरेडी है, रिजर्व्स हैं, लेकिन जो अभी तक अनटैप्ड है, अभी तक उसको निकाला नहीं किया है। देखिए लिथियम की बात करें, लिथियम एक बहुत ही क्रिटिकल सोर्स है, लेकिन ये बहुत ही स्कार्स सोर्स है। क्रिटिकल है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्कार्स है मतलब बहुत कम पाया जाता है फॉर बैटरीज
एंड अदर टेक्नोलॉजीज। बैटरी देखिए, बैटरी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम लगातार अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द कन्वेंशनल व्हीकल्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसके लिए हमें चाहिए लिथियम। लिथियम को हम बैटरी में यूज कर सकते हैं, और लिथियम को अगर हम बैटरी में यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें ऐसे सोर्सेज चाहिए जो कि हमें इनफाइनाइट पोटेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल प्रोवाइड करे, ह्यूज रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, राइट। उसके लिए बोलिविया इज अ कंट्री, ठीक है, बोलिविया इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट लिथियम के रिजर्व्स बोलिविया के अंदर है, एंड अफगानिस्तान इसको टक्कर दे सकता है। आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम के सोर्स वाली कंट्री को टक्कर दे रहा है, मतलब अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी कितना लिथियम प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नाउ समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं। अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे मेजर मिनरल्स जो हैं अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ इन एरियाज, जिन एरियाज को रेड के अंदर मार्क किया गया है, ये ऐसे एरियाज है जहां पर मिनरल्स प्रेजेंट है। नाउ आयरन, कॉपर, नायोबियम, कोबाल्ट, गोल्ड, मॉलिबेडनम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि एस्बेस्टॉस है, सिल्वर है, पोटाश है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट है, लेपिस लाजुली नाम का एक जो वो होते हैं स्टोन्स होते हैं वो है, फ्लोराइट है, फॉस्फोरस है, लीड है, जिंक है, मर्क्यूरी है, स्ट्रॉन्शियम, सल्फर, टार्क, मैग्नीशियम, कॉलिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथियम। नाउ अगर आप लिथियम को देखेंगे, देयर लार्ज डिपॉजिट्स फाउंड है, मतलब यहाँ पर बाकी सबका तो देखिए, आप बाकी सबके आप आगे देख सकते हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज का एक वैल्यू लिखी हुई है कि इतने के आसपास मिल सकता है। आयरन का देखिए आप, आयरन का $285 बिलियन तक मिल सकता है, सॉरी यूरोस तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप लिथियम का देखेंगे, वहाँ पर कोई भी हम अभी तक एस्टिमेट भी नहीं कर पाए हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेस है, मतलब इतनी अच्छी एक सोर्स बन सकती है अगर अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई तो। नाउ अफगानिस्तान की वेल्थ की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम लिथियम को यहाँ पर प्रॉपर्ली चेक करें, उरुज़गान, निमरोज, ठीक है, फिर देखिए हेरात में है, बादखान में है, बख्श खान में है, ठीक है, ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर देखिए आइनक के अंदर कॉपर की सबसे बड़ा रिजर्व है, जैसा आप जानते हो, यहाँ पर कॉपर का बहुत बड़ा रिजर्व है यहाँ पर, ठीक है। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर अफगानिस्तान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है आगे जाकर मिनरल के सेक्टर में, ठीक है। तो अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे अफगानिस्तान, तो आगे जाकर क्या कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को फिर से ग्रो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज। नाउ द ऑल अफगानिस्तान नीड्स टू डू इज सिट एट द टेबल, सिट एट द कॉन्फ्रेंस टेबल, दे नीड टू ब्रिंग ऑल द पार्टीज जो कि इन्वॉल्व है इस चीज़ में, एंड दे नीड टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके इन चीज़ों को टेबल पे रखना जरूरी है कि एग्जैक्टली इकोनॉमी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है, मतलब लाइफ थ्रेटन हो रही है लगातार, उनको एक सहारा मिल सके, दे शुड गेट सम रिस्पाइट, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया हो। लेट्स ट्राई टू रिवाइज दीज थिंग्स थ्रू अ ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस। आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देने हैं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोवाइड्स 5 kg एडिशनल ग्रेन्स अलॉन्ग विद द पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनएफएचएस का जो 5th सर्वे आया है रिसेंटली रिलीज, प्रोवाइड डेटा फॉर 2020 एंड 2021 का डेटा प्रोवाइड करता है वो। थर्ड स्टेटमेंट इज कि 5th जो हेल्थ सर्वे आया है रिसेंटली, उसके अंदर अर्बन टीएफआर इज स्टिल मोर देन द रूरल टीएफआर। फोर्थ इज कि आरपीए 1951 जो है, इट मेंशंस द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफाइंग अ पर्सन फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। नेक्स्ट इज मोर देन 40% ऑफ एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इन करंट पार्लियामेंट, दे हैव एक्टिव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। Next is thalassemia leads to anemia. And final question is thalassemia patients, they are advised not to take iron in their food. Now these are some of the questions, इसको आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं। इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो क्लास में बताएंगे। जो कल के वीडियो के आंसर है वो ये रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज अंडर यूएसएस जीएसपी सिस्टम। नहीं, ये गलत सिस्टम है, गलत स्टेटमेंट आपको याद होगा। 2019 में इंडिया को जीएसपी से हटा दिया गया था, और रिसेंटली इंडिया ने अभी जो रिसेंटली कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो रिसेंटली ट्रेड की मीट हुई है, ट्रेड का फोरम जो हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, उसने इंडिया ने फिर से डिमांड किया है कि हमें जीएसपी के अंदर फिर से इंक्लूड करो। नाउ इंडिया हैज कमिटेड टू ब्लेंड एटलीस्ट 50% इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2025। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 25% का डिमांड किया गया है बाय 2025, ठीक है। तो 25% इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के अंदर। नेक्स्ट इज चामुंडी हिल्स इज लोकेटेड ऑन मिडल रेंज ऑफ हिमालयस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मैसूर कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया इज प्रोक्योरिंग AK-203 राइफल्स फ्रॉम रशिया। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। आपको याद होगा रशिया से इन्होंने AK-230 राइफल्स लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स इज द शिफ्टिंग नीड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि पहले जो उनके जो फार्म्स के इनकम थे वो सारे के सारा फार्म के आउटपुट में ही जाता था, बट अभी क्या है, इनकम तो अभी भी उनका फार्म का ही है, लेकिन जो उनकी नीड्स है वो इंक्रीज हो गई है। हेल्थ के ऊपर जो स्पेंडिंग होती है, एजुकेशन के ऊपर, लग्जरी के ऊपर जो स्पेंडिंग होती है, इन सब के कारण जो है लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो फार्म का इनकम है दैट इज बिगिनिंग टू बी इनसफिशिएंट, इसलिए उनका डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर द डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।